ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.16 क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थियोरेटिकली भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकली भी पूछा जा सकता है। 3.16 ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वायर है, ओके, या आप ऐसे कहो कि आपको ये चीज पता है कि कॉपर जो है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। अगर कॉपर की बात करें तो इट इज बेटर कंडक्टर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। ओके, कंडक्टिविटी इसका ज्यादा बेहतर होता है। फिर भी जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में जो वायर यूज होता है, आपने देखा होगा हाई टेंशन वायर जिसको कहते हैं, हाई टेंशन पोल होता है, उससे जो वायर पास करता है, तो ये वायर जो है वो एल्युमिनियम का क्यों बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑल्दो कॉपर का जो डेंसिटी, कॉपर का जो कंडक्टिविटी है वो एल्युमिनियम से बेहतर है, फिर भी हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हाई टेंशन वायर, वो जनरली एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। तो यही आपसे रीजन पूछ रहा है, व्हाई एल्युमिनियम आर यूज्ड इन हाई टेंशन वायर। ओके, या व्हाई एल्युमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर कॉपर वायर ओवर ओवरहेड पावर केबल। ओवरहेड मतलब आपके हेड के ऊपर से जो पावर केबल जाता है, इसमें हम लोग एल्युमिनियम क्यों प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को पता है तो बताओ, या वाइवा में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपका जवाब होना चाहिए ऑल्दो कॉपर इज बेटर कंडक्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, बट वी प्रेफर एल्युमिनियम ओवर हाई टेंशन वायर बिकॉज ऑफ इट लाइट वेट। इसका वेट जो है वो लाइट होता है, ठीक ना। लाइट वेट होने की वजह से क्या होगा कि कई बार मान लो आप एल्युमिनियम की जगह कॉपर वायर यहाँ पर यूज कर लोगे, तो हो सकता है कि दो पोल के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि ये अपने वेट की ही वजह से टूट सकता है, ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि मैं वेट की वजह से ये टूटे नहीं, तो आपको जो है दो पोल के बीच का गैप कम करना पड़ेगा, या नंबर ऑफ पोल्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। ओके, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एल्युमिनियम को यूज करते हैं। एल्युमिनियम चीप भी है, नो डाउट, कॉपर महंगा होता है। एल्युमिनियम चीप भी है और प्लस ये लाइट वेट भी है। तो ये आंसर हो गया। अगर इसको प्रूफ करना चाह रहे हो, प्रूफ करो मैथमेटिकली वाई एल्युमिनियम इज प्रेफर्ड, तो इसको प्रूफ आप कर सकते हो। कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में आपको कहूँ 3.16 में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू वायर है, टू वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम, लेंथ जो है वो दोनों का सेम है। ओके, कॉपर का लेंथ और एल्युमिनियम का लेंथ जो है वो सेम दिया हुआ है। सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, कॉपर का रेजिस्टेंस और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस भी सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है विच वन लाइटर एंड व्हाई एल्युमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर हेड पावर केबल। ओके, प्रूफ करना है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम ये गिवन है, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम जो है वो है 2.7 ओके केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ कॉपर भी गिवन है, ये है आपका 8.9 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, लेंथ आपने सेम दे दिया है, रेजिस्टेंस सेम दे दिया है। लास्ट क्लास में हम लोग ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम। ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, सी लिख रहा हूँ सिर्फ। ओके, लेंथ सेम है। ओके, एरिया के बारे में कुछ दिया नहीं तो इसको एरिया डिफरेंट ही मानना पड़ेगा, ए सी मान लो। ओके, यहाँ पर रो एल्युमिनियम, लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है। एरिया के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, तो ए एल ले लिया हम लोग ने। ओके, यहाँ से एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा। मगर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो। एक काम करो, इसको एल से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, रो सी एल बाई ए सी, इसको एल से मल्टीप्लाई करो, एल से डिवाइड। ओके, रो ए एल से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो रिलेट करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को डेंसिटी पता है, ठीक ना, और मास पर कमेंट करना है, वॉल्यूम पर कमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं से वॉल्यूम तो लाना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम यहाँ से हम लोग ला सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं है, रेसिस्टिविटी है। ओके, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम ए। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम से डेंसिटी आप निकाल सकते हो, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग लिखने वाले हैं मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। रो सी रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम की जगह लिखेंगे मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। ओके, इसको सॉल्व कर लो, रो सी डी सी बाई एम सी इज इक्वल टू रो ए डी ए बाई एम ए। ठीक है, आप सिर्फ प्रूफ कर दो कि मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो मास का रिलेशन बना लेते हैं यहाँ से, इसका मतलब एम ए बाई एम सी। ठीक है, तो रो ए डी ए डिवाइडेड बाई रो सी डी सी। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ गिवन है। ओके,
रेसिस्टिविटी, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी होता है 2.63। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ना डेटा को कहते हैं कि टेबल से देख लेने के लिए, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक ना। और इसका डेंसिटी जो है वो कॉपर का है 2 पॉइंट, कॉपर का डेंसिटी जो है वो 8.9 है, गिवन है 8.9, ओके, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10, ये सब सारा डेटा दिया हुआ है, ओके, -8 इंटू रेसिस्टिविटी हो गया डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर है 8.9 यहाँ पर, ठीक है, ठीक है 8.9 है, यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम की जगह लिख दिया, यहाँ पर 2.7, ठीक, ये गलत हो गया। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है वो आता है, ये 1/2 आता है, सॉरी 1/2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि मास ऑफ एल्युमिनियम जो है वो मास ऑफ कॉपर के हाफ होता है, और यही मेन रीजन है वाई एल्युमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर कॉपर। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर आप दो ब्लॉक लेते हो, एक कॉपर का और एक एल्युमिनियम का, और दोनों का अगर लेंथ सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, तो उस केस में जो मास होगा वो एल्युमिनियम का कम होगा और कम एज कम्पेयर टू कॉपर। सिंपल लैंग्वेज में याद करना, ड्यू टू इट्स लाइट वेट एल्युमिनियम इज यूज्ड इन हाई टेंशन वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा लास्ट क्लास में, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब R को कहते हो आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है अवरोधक, अवरोधक का मतलब होता है रोकना, किसको रोकता है, करंट को, ओके। रेजिस्टेंस मींस रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने का प्रॉपर्टी तो कहते हैं रेजिस्टेंस, ओके। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉपर और कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस, ओके। और इस डिवाइस को कहते हैं रेजिस्टर, ओके। अब रेजिस्टेंस जो है वो रेसिस्ट करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलाउ करना, ओके, अपोजिट इसका। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, मतलब अगर आप कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंडक्टेंस को G से, किसी बुक में K से भी करते हैं, तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रेजिस्टेंस, ये याद रख सकते हो, ओके। कई बार क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं पूछ करके कंडक्टेंस पूछ देंगे, रेसिप्रोकल कर देना, या थोड़ा और मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो 1 बाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई I, तो I बाई V इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। G का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ए बाई रो एल, ये हो जाएगा। थोड़ा और मॉडिफाई करो इसको, एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, आप रो को कहते हो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ओके। तो 1 बाई रो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस है और ये कंडक्टिविटी है, ओके। कंडक्टिविटी को किसी बुक में के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 बाई रेसिस्टिविटी, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के का यूनिट बताओ क्या होगा, ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताओ क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बताओ क्या है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ओ एच एम। तो 1 बाई रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई ओम, तो आप ऐसे कहो ओम इनवर्स, ओके। ओम इनवर्स कह सकते हो, ऐसे लिखो ओम इनवर्स, या इसका एक और नाम है, सिंबल ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस, उल्टा कर दो इसको भी उल्टा कर दो, मोह लिख दो, सही है ये, ठीक ना, ऐसे भी लिखा जाता है, मोह लिखा जाता है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, मोह। एक और इसका यूनिट है सेमन, कैपिटल एस, ओके। यूनिट पूछा जाता है इसीलिए बता रहा हूँ डिटेल में, ओके। ओम इनवर्स कह सकते हो, मोह कह सकते हो, सेमन कह सकते हो, ओके। उसी तरह से रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था, रेसिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, ओम मीटर। तो 1 बाई रेसिस्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा 1 बाई ओम मीटर। अब 1 बाई ओम को आप कहते हो मो पर मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मो पर मीटर, या इसको एक और नाम से कह सकते हो सीमेंस पर मीटर, जनरली ये यूज करते हैं, मगर सही सब है, कोई भी यूज कर सकते हो, सब ऐसा ही सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नॉलेज था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक ना। अगर आपका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्लियर है तो कंडक्टेंस भी आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। उसी तरह से आप कह सकते हो कि कंडक्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पर, और ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे आपका रेसिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसी तरह से आपका कंडक्टिविटी भी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ मटेरियल पर। आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ओके। अगर टॉपिक समझ में आया तो इसका आंसर बताओ इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट कंडक्टेंस G इज इक्वल टू व्हाट इफ पोटेंशियल डिफरेंस PD इज इक्वल टू 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है वो 5 एम्पेयर है तो कंडक्टेंस का वैल्यू बताओ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें है ही क्या, अभी तो बताया जी का फॉर्मूला आई बाई वी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जी इज इक्वल टू आई बाई वी, आई बाई वी, आई का वैल्यू ऐसा ही सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर 0.6। यूनिट नहीं बताया, यूनिट क्या है इसका, नो, ऐसे इस, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हो गया रेजिस्टेंस फिर से पढ़ेंगे मगर अभी कुछ गैप ले लेते हैं इससे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। अब कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है, वो भी कमेंट करेंगे डायरेक्शन क्या होता है। करंट डेंसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये आपका वायर है, ओके, और इस वायर से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर का अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो मान लो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये इसका एरिया होगा ना, इस तरह से वायर का एरिया होगा, या यहीं पर आप एरिया कंसिडर कर लो इस टाइप से। तो कितना करंट जो है इस एरिया से पास कर रहा है, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। ये एरिया से पास करेगा करंट, तो जे को आपने डिफाइन कर दिया आई बाई ए। डिफिनेशन बहुत क्लियर है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब एक किसी गिवन एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जे का डायरेक्शन वही होगा जो आई का डायरेक्शन होगा, ओके। जे का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन, तो जे का डायरेक्शन क्या हो गया, फिलहाल इस केस के लिए लिख देता हूँ राइट, ओके लाइक दिस। मगर ये फॉर्मूले में ज्यादा दम नहीं है, इस फॉर्मूले का इस तरह से कम यूज होता है, यूज जो होता है इस फॉर्मूले का वो इस तरह से होता है, आई इज इक्वल टू जे बाई ए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे इंटू ए, ये इफेक्टिव फॉर्मूला है। करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, अगर करंट निकालना है तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया होना चाहिए कैसा एरिया होना चाहिए, नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया। अब कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसा ही होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया, ये भी वही है, ठीक ना, ये भी वैसा ही कुछ है, करंट पासिंग थ्रू अ नॉर्मल एरिया। अगर वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम फिगर बनेगा, ठीक ना। सिर्फ वहां पर ये जो जे की जगह वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे थे, ठीक ना, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। मान लो आपका जो एरिया है ये आपका वायर है, ठीक है, ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, ओके। आपका ने जो एरिया लिया है वो नॉर्मल नहीं है इसकी, जैसे यहाँ पर एरिया जो था वो 90 डिग्री का था, इस बार आपका जो एरिया है थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। इंक्लाइंड होने की वजह से क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट मैंने एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट सब चैप्टर 1 में अच्छे से डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इसका नीचे हो गया, ठीक है, और ये जे है, देखो जे का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन के अलावा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल थीटा बन गया, ओके। आपको एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो 90 डिग्री पर है, तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो एरिया का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा लेने का मतलब ये हो गया कि आपका एरिया जो है वो ऐसे है और ये इसका ए कॉस थीटा कंपोनेंट है, तो आपको इसी एरिया से मतलब होना चाहिए, ये वाले एरिया से जो 90 डिग्री पर है। तो जे का जो आई का जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, आई इज इक्वल टू जे और एरिया का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर है, दैट इज ए कॉस थीटा। ये हो गया मेन फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह हो रहा है ये, ठीक ना। याद कर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई का वैल्यू भी ऐसे ही आया था, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। जे ए डॉट को ऐसे भी लिख सकते हो, जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। करंट डेंसिटी, ये हो गया करंट डेंसिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द नॉर्मल एरिया, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द नॉर्मल एरिया, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट, ठीक ना। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा जे ए कॉस थीटा, दैट इज जे डॉट ए, ओके, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं वो समझो, इसका हम लोग यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था या जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो सबसे बेसिक फॉर्म है, ओके। या आप ऐसे कहो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ
ओके, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। ओम्स लॉ फिर से पढ़ोगे, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ओम्स लॉ क्या होता है, ओके, या करंट डेंसिटी के टर्म में ओम्स लॉ क्या होता है, क्वेश्चन आता है ये। ओके, 1 मार्क्स में आएगा तो डिफाइन ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी और बोथ। ओके, तो ये अपने आप में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है लाइक दिस, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की को ऑन कर दो, बैटरी का वोल्टेज V है। ओके, बैटरी का वोल्टेज V है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था बैटरी का वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है। इसका लेंथ जो है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है। ओके, कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, एरिया मान लो A है, एरिया A है, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये आपका बन जाएगा हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें चलो याद करो, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको कुछ रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, याद है तो बताओ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, ठीक है। ये था ना रिलेशन, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी की जगह लिखोगे L। ओके, ये चैप्टर 2 में था, ठीक है। जिन्होंने अभी चैप्टर 2 नहीं पढ़ा उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी आप याद रखो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है। वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। लेंथ मतलब यहाँ पर मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल, ओके, एंड लो पोटेंशियल। डिस्टेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के बीच में गैप कितना है, सेपरेशन कितना है, वही लिखना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये L के इक्वल है, ठीक है। V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ डिराइव कर रहे हैं तो V की जगह क्या लिखेंगे, I R इज इक्वल टू E इंटू L। अच्छा, आई आर की जगह लिखने वाले हैं रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इज इक्वल टू ई इंटू एल, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। ओके, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ देखो आई है, यहाँ पर ए है, तो आई बाई ए यहाँ पर बन गया जे, जे इज इक्वल टू यहाँ पर ई और रेसिस्टिविटी को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू ई बाई रेसिस्टिविटी, और 1 बाई रेसिस्टिविटी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सिग्मा और इंटू ई, किसी बुक में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस चैप्टर में इसको सिग्मा ही से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इट इज द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, और करंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो प्रूफ भी हो गया कि डायरेक्शन भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में करंट है और इसी डायरेक्शन में आपका जे भी है। ओके, सब एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वायर हैविंग करंट डेंसिटी जे, ओके, करंट डेंसिटी जे दिया हुआ है, इज स्ट्रेच डबल टू इट्स लेंथ, मतलब एक वायर था जिसका लेंथ स्टार्टिंग में एल था, ओके, इसको स्ट्रेच करके डबल टू इट्स लेंथ, लेंथ को क्या कर दिया गया, 2l कर दिया गया स्ट्रेच करके। तो व्हाट विल हैपन टू इट्स जे, जे पर कमेंट करो, जे पर क्या इफेक्ट करेगा। स्टार्टिंग में अगर करंट डेंसिटी जे था तो बाद में करंट डेंसिटी क्या होगा, इस पर आपको कमेंट करना है। कंडीशन अप्लाई है, पहला कंडीशन, व्हेन सेम करंट इज पास्ड व्हेन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों ही केस में करंट कांस्टेंट था। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, पहला क्वेश्चन इजी है वैसे, I कांस्टेंट रखना है और J पर कमेंट करना है, तो J इज इक्वल टू I बाई A होता है, तो I तो कांस्टेंट ही हो गया, J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, प्रॉब्लम ये है कि A पर कमेंट पूछ ही नहीं रहा, वो लेंथ पर कमेंट पूछ रहा है, तो A से लेंथ पर कैसे जा सकते हैं वो आपको पता है, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो, लेंथ से डिवाइड करो, तब ये हो जाएगा L बाई वॉल्यूम, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करता है, वो है इसका मास, वो है इसका डेंसिटी, वो है इसका वॉल्यूम, ठीक ना, लास्ट क्लास में बताया था। तो इस तरह से आप J इज इक्वल टू, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और बाई वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ अगर डबल करोगे तो J भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, J डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ L। ओके, इसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो सेकंड का आंसर आप बताओ।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छे से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस इस बार कांस्टेंट रखना है, तो स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना, J इज इक्वल टू आई बाई ए से। ओके, आपको ए से भी मतलब नहीं है और आई से भी मतलब नहीं है, वोल्टेज से मतलब है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख दो, वी बाई रेजिस्टेंस आर। ओके, और एरिया की जगह लिख दो, एरिया की जगह कुछ ऐसा करते हैं, वॉल्यूम आ जाए या लेंथ आ जाए, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड, जो यहाँ पे किया था। तो ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस, और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, और ये एल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों वॉल्यूम और वोल्टेज तो खत्म ही हो जाएंगे। जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, आई की जगह पर वी बाई आर लिखा है। ओके, और एरिया को मैंने वॉल्यूम और लेंथ में चेंज किया, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है अकॉर्डिंग, सॉरी, वोल्टेज कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म को मैंने हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस। फिर से आपको रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, लेंथ से मतलब है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रूफ वैसे कर ही लिया था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, ये प्रूफ किया था ना लास्ट क्लास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। ओके, इसीलिए कह रहा था वीडियो एक बार देख लेंगे, याद हो जाता है हमेशा के लिए डिवीजन से। ठीक, तो यहाँ पर एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो यहाँ पे जो है रिलेशन जो है वो इनवर्स का आ गया, इसका मतलब लेंथ को डबल करोगे तो जे डैश का वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसमें वैसे कोई नहीं है, नन ऑफ दीस है, ये जे बाई 2। नेक्स्ट हम लोग जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के क्लास का, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वीडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ओके, या व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हो तो अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट। ओके, अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, वो कितने स्पीड से मूव करते हैं तो उनका एवरेज निकाला जाता है, उसी एवरेज को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो सिचुएशन स्टार्टिंग में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो, ठीक ना, ये मान लो आपका कंडक्टर है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट तो किया है मगर की को अभी ऑन नहीं किया है। ओके, बहुत ही डिटेल में हम लोग ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं करोगे या ऑन नहीं करोगे तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उनका बिल्कुल रैंडम मोशन हो रहा है। ओके, रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडमनेस क्यों हो रहा है सब कुछ हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। रैंडमनेस मोशन हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, सबका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का u1 है, किसी का u2 है, u3 है, डैश डैश डैश, अब किसी का un वेलोसिटी है। ओके, कंप्लीटली रैंडम मोशन है, रैंडमनेस है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, दैट इज u एवरेज, सभी के इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए तो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n, दैट इज समेशन ऑफ ui वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। ओके, डिवाइडेड बाई n, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। सभी ऑन एन एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डाउनवर्ड में जा रहा है, रैंडमनेस की वजह से इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसमें करंट को ऑन कर देते हैं। ये आपने जैसे ही की को ऑन किया, ठीक है, ये बन गया हाई पोटेंशियल और ये बन गया लो पोटेंशियल। ओके, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब सभी इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगने लगा, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स, दैट इज ई माइनस, इतना फोर्स लगने लगा कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, जिसकी वजह से सब में एक्सेलरेशन आ गया, कितना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई एम, दैट इज माइनस ई बाई एम। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन पर इतने एक्सेलरेशन से वो मूव करने लगे टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब क्योंकि आपका ये ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास कांस्टेंट है, तो आपका ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, सबका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। पहले एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। पहले मान लो किसी का वेलोसिटी u1 था तो वो चेंज होकर के v1 हो गया। ठीक ना, u1 चेंज होकर के v1, u2 चेंज होकर के v2, इसी तरह से सब चेंज हो गया। किसी का वेलोसिटी v1 हो गया, किसी का v2 हो गया, v3 हो गया, डैश डैश डैश, vn हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो कोई हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ओके, और मैंने कहा कि देखो इस इलेक्ट्रॉन का जो
स्पीड था शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले यू आई था, यू आई मतलब कोई भी ith इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया ए, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो गया, v हो गया, वी आई मान लो, ठीक है। कितना टाइम लगा v होने में, t टाइम, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ith इलेक्ट्रॉन ओके, ith इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सभी का इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है तो सभी का फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या निकालने वाला हूँ, एवरेज निकालने वाला हूँ, समेशन वी आई डिवाइडेड बाई एम, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब समझे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन का एवरेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन सभी के लिए क्या है, सेम है, ए, ठीक है। अच्छा, इस टाइम को समझो, ये टाइम कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया, तो देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कि अंदर में इतना ज्यादा रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो बिल्कुल जिगजैग होता है इस तरह से। ओके, ये इसका कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, कोलिजन होता रहता है, किसके साथ, आपस में कोलिजन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या किसके साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ, जो फिक्स पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके साथ इनका कोलिजन होता रहता है। तो यहाँ पर टी का मतलब होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन यहाँ पर हुआ, सेकंड कोलिजन यहाँ हुआ, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जो टी है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मान लो यहाँ पर इसका वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन से यहाँ पर वेलोसिटी v हो गया, तो कितना टाइम हुआ t, तो टी टाइम में कोई, टी टाइम तक कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, टी टाइम तक कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, तो टी को हम लोग कह रहे हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो क्या लगता है सभी इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम सेम होगा, सभी एक ही साथ में कोलिजन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कोलिजन होगा, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि सभी का इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, सभी का फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से सभी का कोलिजन टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसीलिए हम लोग कोलिजन टाइम का भी क्या लेने वाले हैं, एवरेज लेने वाले हैं, एवरेज ऑफ कोलिजन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, ये भी डिफरेंट होगा तो इसका भी हम लोग ने एवरेज ले लिया, ठीक है। किसका किसका एवरेज लिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का एवरेज लिया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, एक्सेलरेशन का नहीं लिया क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यही होता है, ये जो आपने लिखा ना दिस पार्ट, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर लिखा हुआ ना इक्वेशन 1, 0, ठीक है, इज इक्वल टू a, और इसको ये एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और e का वैल्यू क्या है, माइनस e बाई m इंटू टॉ, ओके, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको बहुत अच्छे से, ये फॉर्मूले को। vd का फॉर्मूला आया है e टॉ बाई m, याद कर लो e टॉ बाई m। ओके, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है तो लिखोगे e टॉ बाई m, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, सिंपली दिख भी रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के डायरेक्शन में है और सारे इलेक्ट्रॉन जो है vd स्पीड से लेफ्ट को जा रहे हैं, ठीक ना, तो अपोजिट होता है। अच्छा, यहाँ पर टॉ क्या है तो बहुत अच्छे से समझना, टॉ है क्या, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टॉ इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम जो है वही है, टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम में कोई कोलिजन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई कोलिजन नहीं हुआ, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, तो रिलैक्सेशन टाइम। और ये डेरिवेशन ना जाने कितनी बार है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मगर इसको ऐसे लिखोगे तो 5 मार्क्स तो नहीं आएगा, 4 मार्क्स आएगा सिर्फ, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इस तरह से, देखो बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 लाइन, उसके बाद ये और ये रहा लास्ट में, देखो ये लिखोगे ऐसे तब आपको मिलेगा फुल मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd किसकी जगह आपने लिखा था, इस वाले पार्ट की जगह, तो इट इज द एवरेज स्पीड, ओके, या इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ना, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट vd स्पीड से ट्रैवल करते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है जो हेक्सागन शेप का है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो हेक्सागन शेप का है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में,
ओके, लेंथ आपको 1 मीटर है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है और एरिया नहीं दिया हुआ, सॉरी ये साइड दिया हुआ है, साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन दिया हुआ है 0.1 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हेक्सागन शेप का, ठीक ना, और करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि L क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द करंट, और एरिया क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि L का वैल्यू जो है वो करंट के अलोंग लेना है, दैट इज आपको L लेना है, ठीक ना। और एरिया क्या लेना है, एरिया वो लेना है जो करंट के 90 डिग्री पर है, करंट के परपेंडिकुलर है, मतलब आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। ओके, हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला किसी को पता है? वैसे तो किसी को नहीं पता होता है क्योंकि इतना डिटेल में बताया नहीं जाता। हम लोग हेक्सागन का फॉर्मूला, हेक्सागन के नहीं, ऐसे ही कुछ है, आप सही जा रहे थे मगर थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक ना, हेक्सागन का एरिया निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह से लाइक दिस, तो ये बनाएगा टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया को ऐड करो तो आपको एरिया ऑफ हेक्सागन मिल जाएगा। हेक्सागन ये जो है ना बेस, ओके टॉप, ये मिल जाएगा आपको। तो बस यहाँ पर पुट कर देना है रो, एल की जगह आपको एल ही पुट करना है और एरिया की जगह पुट करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू 6 √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू 6 टाइम। तो इस क्वेश्चन में बस यही करना था, बस वैल्यू पुट कर दो। रेसिस्टिविटी का वैल्यू है √3 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेंथ आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करना है, डेट इज 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, √3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर है 6.67 इंटू 10⁻⁻7 ओम। ठीक है, किसी और का आंसर लग गया था। तो बस आप वो उस पर ध्यान मत दो कैलकुलेशन पर, आप इस वाले पार्ट पर ध्यान दो कि कैसे आपने ये यूज किया। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो स्फीयर है ए और बी, दो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, रेडियस ए और रेडियस बी। ओके, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हो रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं करंट, ये आई करंट है। ठीक है, इसका मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है, यहाँ पर जो मटेरियल आपको दिख रहा है, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में जो मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी रो है, तो आपको इस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको अप्रोच तो वैसे ही लोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे रो एल बाई ए। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एल क्या होता है, वो लेंथ जो करंट के अलोंग है, और एरिया क्या होता है, वो एरिया जो करंट के 90 डिग्री पर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप करंट के अलोंग आगे बढ़ोगे, देखो करंट के अलोंग आगे बढ़ोगे, ठीक ना, तो आपका जो ये एरिया है, ये जो एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे आपका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो एरिया वाला टर्म है ये इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, ठीक ना। ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका जो एरिया है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। मगर इन सारे क्वेश्चन में एरिया फिक्स था, ठीक ना, मगर इसमें एरिया जो है वो फिक्स नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब वेरिएबल कोई भी क्वांटिटी होता है तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल करके पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, आप मान लो कोई भी स्फीयर ले लो जिसका डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, x से। ठीक है, और यहाँ पर आप एक ड्रॉ कर लो स्फीयर, एक एलिमेंट ड्रॉ कर लो। इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो आप मान लो dx। ओके, तो आपने एक एलिमेंट लिया जो अपने आप में एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो x है और इसका थिकनेस जो है वो dx है। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आसानी से, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो, लेंथ क्या लोगे, लेंथ वो रहता है जो करंट के अलोंग है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड, तो करंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा जिसको मैंने क्या माना हुआ, dx। यहाँ पे लिखोगे dx अपॉन स्फीयर का एरिया क्या होगा, ये जो आप स्फीयर देख रहे हो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर स्फीयर बना है ना जिसका रेडियस x है, क्या होगा 4π x²। भूल गया क्या? बस हो गया, कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dr इंटीग्रेशन रेसिस्टिविटी dx बाई 4π x²। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, तो ये देखो x का वैल्यू आप मिनिमम a ले सकते हो और मैक्सिमम जो रेडियस है वो b ले सकते हो। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन a टू b dx बाई x²। ओके, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, प्रैक्टिस कर लो, -1/x होता है
तो रेसिस्टिविटी 4 पाई इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट पुट करो a से b, 4 पाई ये हो जाएगा 1/x लिमिट a टू b माइनस रेसिस्टिविटी 4 पाई, सॉल्व कर लो इसको, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू माइनस रेसिस्टिविटी 4 पाई a माइनस b बाई ए बी। ओके, माइनस को आप अंदर ले जाओ तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा रेसिस्टिविटी अपॉन 4 पाई b माइनस a बाई ए बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखो उसमें रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है पहले वो पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आप ही लोग को आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो l है और रेसिस्टिविटी जो है वो रो है। इस वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया, तो बताओ रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट करेगा। रेसिस्टिविटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, रिमेन सेम। रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, दो ही बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल, आपने मटेरियल को तो चेंज ही नहीं किया, और दूसरी बात टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है तो रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि इसका रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि वायर जो है वो पतला हो गया और पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मगर रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है। हम लोग का टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का ऑरिजिन क्या है और कंडक्टिविटी का ऑरिजिन क्या है, कहाँ से ये जनरेट होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के देखेंगे, कंडक्टर के इनसाइड जाकर के देखेंगे कि रीजन बिहाइंड द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी आपको पता है। ओके, इसका हम लोग ऑरिजिन को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका बेसिकली ऑरिजिन है कहाँ। ठीक है, इसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंडक्टर बना लो, इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर दो, की को ऑफ रखना अभी, लाइक दिस। लास्ट क्लास में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया था, उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे ही आप की को ऑन करोगे, ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर और ये बन जाएगा लो पोटेंशियल। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। कितनी स्पीड से, वीडी स्पीड से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लगे, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो इनको जो टाइम लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, वो डेल्टा टी टाइम लग रहा है, कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ए से बी का डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। देखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ए है। ठीक है, इसमें मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, जैसे एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड यूज किया है नंबर डेंसिटी। मतलब ये कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि एक एप्पल का रेट 5 है तो 5 एप्पल का रेट क्या होगा, 25। वैसे ही बिल्कुल है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n। तो बताओ टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने कहा कि यूनिट वॉल्यूम में तो n इलेक्ट्रॉन्स है, इस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम। ओके, n इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ की जगह क्या लिखोगे, वीडी इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब मैं पूछूंगा टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो ई है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, एन ई वी डी डेल्टा टी इंटू ई, तो ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा करंट कितना बन रहा है, ओके, या मैं ऐसे कहूं कि क्यू यहीं रहने दो और इस डेल्टा टी को यहाँ ले आओ, क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहीं से आपका की पॉइंट है, यहीं से टेस्ट स्टार्ट होता है, इस पॉइंट के बाद।
Q बाई डेल्टा टी, चार्ज बाई करंट को हम लोग कहते हैं, चार्ज बाई टाइम को कहते हैं करंट। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो इस डेरिवेशन के बीच में आया है, मगर बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, एक डेरिवेशन के बीच में ये फॉर्मूला बना है, इसको याद रखना है। करंट का एक फॉर्मूला आपको मिल गया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको और मॉडिफाई करो, वी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आई बाई एन ई ए। वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, मतलब आपको फिर से एक फॉर्मूला मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आई। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, तो ये है करंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आई बाई ए लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है करंट डेंसिटी। तो वी डी इज इक्वल टू जे बाई एन, आई बाई ए जे हो गया, ये एन ई, तो ये हो गया करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। सब कुछ पूछा गया है। ओके, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ई टॉ बाई एम, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, कुछ भी कहो। ओके, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही एडवांस में लिख रहा हूँ उसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह लिखेंगे ये फॉर्मूला ई टॉ बाई एम। ओके, और सॉल्व कर लो, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, ओके, इंटू ई। ओके, और यहाँ पर ए है, थोड़ा सेपरेट कर दिया, कंडेंस कर दिया, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, और ए और ई को यहाँ पे अलग से लिख दिया, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ए को मैं फिर यहाँ भेजने वाला हूँ, ए को यहाँ लिखूंगा, तो आई बाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई, ठीक है। आई बाई ए क्या होता है, पढ़ा आपने लास्ट क्लास में, करंट डेंसिटी, जे, एन ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू ए। ओके, इस फॉर्मूले को कंपेयर कर लो उस फॉर्मूले से जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, कंपेयर करो इसको इससे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई से। याद करो, ये मैंने आपको बताया था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये है आपका ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट क्लास में। J इज इक्वल टू सिग्मा ई इज द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, J की जगह J है, E की जगह E है, सिग्मा जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी, इसकी जगह पर ये इतना बड़ा टर्म है। ओके, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, मतलब कंडक्टिविटी इज नथिंग बट एन ई स्क्वायर टो बाई एम, इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी। तो यही इसका ओरिजिन है। कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, करंट अलाउ करने का जो प्रॉपर्टी है, वो इनकी वजह से आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से, और मास की वजह से, ठीक है। तो आपने ये क्रैक कर लिया कि ओरिजिन बेसिकली है क्या, ठीक ना। तो ओरिजिन है, याद कर लो, एन स्क्वायर टो बाई एम। फ्लो में याद कर लो, 10 बार बोल करके याद कर लो, मतलब इसको याद कर लो, एन स्क्वायर टो बाई एम, और ये फॉर्मूला, ये सब। तो आपका जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ओके, ये है आपका कंडक्टिविटी। ओके, यहाँ से अगर आप चाहो तो रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। रेसिस्टिविटी इज 1 बाई कंडक्टिविटी, दैट इज एम बाई एन ई स्क्वायर टो। ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये है आपका टॉपिक। ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वायर है, उन दो वायर्स का जो रेडियस का रेशियो है 1:2 है, लेंथ का रेशियो 1:4 है, करंट का रेशियो 1:2 है। तो बताओ उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या है? 2:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, ऑप्शन ए। ओके, तो आपको जो रिलेशन निकालना है उसमें रेडियस आना चाहिए, करंट आना चाहिए, लेंथ भी आना चाहिए। तो वीडी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला जिसमें करंट आता है, आई बाई एन ई ए, यही था ना। ओके, वीडी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, बस हो गया, आई रहने दो, एन। ओके, एरिया की जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और ये कांस्टेंट 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 आर स्क्वायर, बस हो गया, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से V1 बाई V2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू R2 बाई
r1 का होल स्क्वायर। i1 बाई i2 का वैल्यू जो है वो है 1/2 और r2 बाई r1 का वैल्यू हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 2:1 आएगा आंसर। ओके, लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोबिलिटी क्या होता है, वर्ड से क्लियर हो रहा है, मूव करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू मूव, कि कौन मूव करता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव करेगा। ओके, या हो सकता है जो चार्ज कैरियर होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता होगा जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया Na+Cl-, उसमें कौन मूव करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, उसमें मूव करता है आयंस, ठीक ना। तो आयंस मूव करे या इलेक्ट्रॉन मूव करे या पॉजिटिव चार्ज मूव करे या होल्स मूव करे, होल्स भी आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर में। तो बेसिकली यहाँ पर जो मोशन की बात हो रही है, किसके मोशन की बात हो रही है, मोबिलिटी मीन्स मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक, चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से करंट बनता है। जैसे वायर में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, सेमीकंडक्टर में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल है होल्स, उसकी वजह से बनता है। वैसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी था केमिस्ट्री में, होल्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 12th क्लास में आप पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आयंस होते हैं उनके मोशन की वजह से करंट बनता है, तो इसमें आयंस की वजह से भी आपका करंट बन सकता है, ठीक है। तो इनके मोशन की बात हो रही है कि कौन फास्ट मूव करता है, कौन स्लो मूव करता है, उसी को कहते हैं मोबिलिटी। ओके, अगर मोबिलिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा फास्ट मूव करता है, ठीक है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बना सकते हो खुद से। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, कितने स्पीड से ट्रैवल करता है, ड्रिफ्ट स्पीड से। क्यों ट्रैवल करता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, बस बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आयंस होते हैं वो मूव करने लगते हैं, चार्ज कैरियर मूव करने लगते हैं, कितने स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। यही फॉर्मूला हो गया, स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा और मॉडिफाई कर लो इसको, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या है, ई टॉ बाई एम इंटू ई। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाए और म्यू का आपको एक और फॉर्मूला मिल जाए, म्यू इज इक्वल टू ई टो बाई एम। ओके, ई टो बाई एम ये फॉर्मूला मैं इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकूं कि यहाँ पर जो म्यू है वो आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है। आपका म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जिसका मास ज्यादा होगा, ओके, उसका मोबिलिटी कम होगा। ओके, जिसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड थोड़ी से चल पाएगा, ओके, उसका स्पीड कम होता है, ठीक है। तो जो भारी पार्टिकल्स होगा, चार्ज कैरियर होगा, उसका मोबिलिटी कम होगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ किसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होगा, दैट इज म्यू ऑफ ई ज्यादा होगा, या होल्स का ज्यादा होगा, ठीक है। होल्स मतलब क्या होता है, होल्स बेसिकली सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ना है, लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का, ठीक है। होल्स मतलब होता है पॉजिटिव आयंस। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है किसी पॉइंट को लीव करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो जहां से ये लीव करता है वहां पर एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसी पॉजिटिव वैकेंसी को हम लोग होल्स कहते हैं, ठीक ना, होल कहते हैं। तो आपको पता है ये पॉजिटिव वैकेंसी एक तरह से क्या है, ये प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स दैट मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसका मास ज्यादा होता है उसका मोबिलिटी कम होता है, इसका मतलब मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू होल, ये याद रखना है आपको। रीजन अगर देना होगा तो सिंपल सा रीजन दे देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन मास ऑफ होल, ठीक है। तो ये है मोबिलिटी। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में बस दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसका लेंथ जो है 1 मीटर का लेंथ है और इसमें 16 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 16 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बताओ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका टोटल मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हो ना मोमेंटम को, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यों ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम के लिए, रीजन है पूछने का कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है और वो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो उनके पास मोमेंटम है, इसीलिए पूछा जा रहा है आपसे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल मोमेंटम क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक ना, इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, इसमें आप कॉन्सेप्ट यूज कर लेना 10 का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करो और प्रोसीड करो। 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा तो आप चेक कर लेना आपका अप्रोच सही था या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और करंट दिया हुआ है 16 एम्पियर और आपसे पूछा जा रहा है क्या, टोटल मोमेंटम बताएं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, जो भी प्रॉब्लम है ये मास का प्रॉब्लम है, मास नहीं पता आपको, टोटल मास। ओके, तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास पता है तो टोटल मास कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालने के लिए एन का यूज करते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, n इंटू वी, ठीक है, n इंटू वी, वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n a l, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर m e मान रहे हो तो टोटल मास आपके पास कितना हो गया, टोटल मास हो जाएगा n a l इंटू m e, ठीक है। टोटल मास सॉल्व हो गया, यहाँ पुट कर दो आंसर, m इज इक्वल टू टोटल मास m, और सभी का स्पीड क्या है, ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मास की जगह लिखो n a l m e, ओके। वीडी का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें करंट आता है, दैट इज I बाई n e a, ठीक है। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, ओके, n a हो गया, ठीक है। बाकी सारा वैल्यू आपको पता है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, मास आपको इसका पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, करंट आपको गिवन है 16 एम्पियर, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ओके। सॉल्व किया इसको तो आंसर आता है 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कराता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब सारे क्वेश्चन जो है आपके टच में होने चाहिए, चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन, सिर्फ आपको लगे कि सर डेटा अलग है, क्वेश्चन तो ये बनाया हुआ लग रहा है, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। तो क्वेश्चन मैं ज़्यादा कराऊंगा नो डाउट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो ये सारे क्वेश्चन मैंने भी किए थे अपने टाइम में, इसीलिए आपको भी करा देगा। तो देखिए क्वेश्चन तो है सिंपल कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है, एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अच्छी बात है कि नंबर डेंसिटी दे दिया है इसका, n का वैल्यू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। क्वेश्चन में बस पॉइंट ये है कि बताओ इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, एवरेज टाइम बताओ, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन को सेम टाइम तो लगेगा नहीं, एवरेज टाइम बताओ इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, मतलब इंटायर लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको सॉल्व करना है। एवरेज टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस इंटायर लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो तो पहले लिख देते हैं कि लेंथ गिवन है 10 मीटर का लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, n का वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, और करंट भी गिवन है 3.2 एम्पियर। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगेगा, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है, कितने स्पीड से ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, इस स्पीड को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ये निकाल लेते हैं, ठीक ना, ड्रिफ्ट स्पीड निकाल लेते हैं। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसको कितना ट्रैवल करना है l, ओके, स्पीड कितना है इसका vd, तो सारा टारगेट किस पर है, vd पर है, vd निकल जाएगा, बस t निकल जाएगा, ओके। vd का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, वैसे तो 3 फॉर्मूले हैं मगर वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें करंट आता है, एरिया आता है, ठीक है, n आता है, तो vd इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, अब तक तो याद हो गया होगा, आई बाई एन ई ए, ओके। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू एल की जगह पुट कर दो आप 10 मीटर, और vd की जगह पुट कर दो आई बाई एन ई ए, सारा वैल्यू गिवन है, ओके। 10, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.2, n ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 28, हाँ 28, ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, ओके। और एरिया भी गिवन है, 10 टू द पावर माइनस 5। सबको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ओके, मीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, इतना सेकंड, ठीक है। तो 10 मीटर ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है, काफी स्लो मूव करते हैं,